मैं प्रीति जायसवाल। अब तक मेरी 4 बुक पब्लिश हो चुकी हैं और बहुत जल्द मेरी 5th बुक भी पब्लिश होने वाली है, जिसका नाम है पितृसत्ता के खिलाफ प्रीति जायसवाल की आवाज़। मेरी जो पहली बुक है वो है पितृसत्ता की असली जड़, बेटियों की विदाई प्रथा ख़त्म करें। ये मेरी पहली बुक है जो कि हिंदी में है और इसी का इंग्लिश वर्ज़न ये मेरी दूसरी बुक है, द मेन रूट ऑफ पैट्रियार्की एंड द फेयरवेल रिचुअल फॉर डॉटर्स। ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है और ये इसी की हिंदी बुक है। दोनों ही कनिका प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं और एक साइन पब्लिकेशन से भी प्रकाशित हुई है यही मेरी बुक। और ये मेरी 3rd बुक, एक ही कोख दो फर्क क्यों, ये नित्या पब्लिकेशन से प्रकाशित कराई गई है, जिसमें कि केवल और केवल कविताएं ही हैं और जिसमें सबसे पहली कविता मेरी है एक ही कोख दो फर्क क्यों। और इसको मैंने कई भागों में लिखा है, कई तरीके से लिखा है और ये मैंने एक कोख से लेकर, यानी जब बच्चा पैदा नहीं होता है वहाँ से लेकर और शादी होने तक, यानी पैदा होने से पहले से लेकर मरने तक, मैंने इतने सारी भेदभावों को मैंने इसमें उजागर किया है। ये भाग 4 भी उसी का है, एक ही कोख दो फर्क क्यों। उसके बाद मैं भी इंसान हूँ, ये भी उसी का एक संशोधित रूप है। और इसके बाद भी मैंने और भी कविताएं इसमें लिखी हैं। ये एक पितृसत्तात्मक समाज में महिला की कहानी, जो महिलाओं की क्या कहानी होती है इस पितृसत्तात्मक समाज, इसको भी मैंने एक कविता का रूप दिया है। उसके बाद फिर मेरी ये कविता है पुरुष कहते हैं महिलाएं अब आज़ाद हैं, और किस तरह आज़ाद हैं वो मैंने इस कविता में उजागर किया है, आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। और मेरी अगली कविता है कौन है असली डिपेंडेंट। इसमें मैंने इस चीज़ को गहराई से लिखा है कि अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, महिलाओं अपनी बेटियों को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। लेकिन असल में आत्मनिर्भर किसे बनना चाहिए और आत्मनिर्भर किसे कहते हैं, डिपेंडेंट किसे कहते हैं, ये इस कविता को पढ़ के आपको बखूबी समझ में आएगा। उसके बाद फिर मेरी अगली कविता है पूरक नहीं पूर्ण हूँ मैं। अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, जबकि असलियत इस समाज में अगर देखी जाए तो महिला पुरुष की पूरक होती है, लेकिन पुरुष महिला का पूरक नहीं होता। और इसको समझने के लिए मेरी इस कविता को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़े तो आप लोग शायद समझना इतना आसान नहीं है। उसके बाद फिर मेरी ये कविता है संस्कारों की परिभाषा किसने लिखी। अक्सर लोग कहते हैं हम संस्कारी ख़ानदान से हैं। संस्कार आखिर होता क्या है और संस्कारों की परिभाषा लिखी किसने है और किस साजिश के साथ इसकी परिभाषा लिखी गई है, ये इसमें मैंने उसको दिखाया है, दर्शाया है। फिर घर की लक्ष्मी या घर की नौकरानी कहते हैं घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी से कोई बर्तन नहीं धुलाता, घर की लक्ष्मी को कोई इस तरह उससे पूजा नहीं करवाता, अपने लिए व्रत उपवास नहीं रखवाता, और जहाँ तक कि उसको नौकरानी का दर्जा देकर लक्ष्मी लक्ष्मी सिर्फ मुँह से ही बोला जाता है। इसको मैंने इसमें जागर किया है। फिर त्याग की देवी या सुविधा का विकल्प।
अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने तो खैर सुना ही है कि एक स्त्री त्याग की देवी होती है। त्याग की देवी, क्या सच में वो त्याग की देवी होती है या आप उसे सुविधा का विकल्प बना देते हैं, अपनी सुविधा के लिए उसको त्याग की देवी बना देते हैं? वो होती नहीं है, आप लोग बनाते हैं उसको। फिर पति परमेश्वर या पुरुष प्रधान भ्रम। पति अगर सच में परमेश्वर है तो उसे पुरुष होना ही नहीं चाहिए था। परमेश्वर मतलब भगवान, इंसान क्यों हो गया? ये तो पुरुष प्रधान का भ्रम है। उसको परमेश्वर की तरह पूजो, तभी पुरुष प्रधान बना रहेगा, कायम रहेगा पुरुष प्रधान समाज। उसके बाद मेरी अगली कविता, आदर चाहिए या आज़ादी। अक्सर लोग बोलते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें। तो सम्मान ना भी करें तो चलेगा, लेकिन आज़ादी पूर्ण होनी चाहिए। जो महिला आज़ाद होती है उसका तो आप सम्मान नहीं कर पाते, जो तर्कपूर्ण होती है उसका आप सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब आप सम्मान करने लायक ही नहीं हैं। तो आप रहने दीजिए सम्मान, बस उसको स्वतंत्रता से जीने दीजिए, उसमें बाधा मत बनिए उसकी स्वतंत्रता में, यही उसका असली सम्मान होगा। फिर मेरी है अगली कविता, हक की खामोशी। हक की खामोशी। हक की खामोशी में जो मैंने लिखा है कि चुप रहने का हक, यानी खामोश रहने का हक तो बहुत आसानी से मिल जाता है। यानी वो महिलाओं का हक है, आप खामोश रह सकते हैं, लेकिन बोलना आपका हक नहीं। जहाँ भी औरत ने आवाज़ उठाई, बोलना चाहा, तो लोग उससे दबाने के लिए पूरे पुरजोर से उसका विरोध करने आ जाते हैं। जब तक वो चुप है, वो संस्कारी है, मर्यादित है, वो अपनी मर्जी से चुप है। लेकिन अगर बोल रही है तो शायद वो आपकी मर्जी से बोल रही है। मुझे नहीं पता, ये आप कविता मैंने जो भी मुझे समझ में आया मैंने लिखा। फिर है तुम्हारी क्रांति की परिभाषा। ये मैंने कुछ नारीवादी समाज सेवकों के लिए लिखा है, जो कि नारीवादी समाज सेवक होते हैं। वो बड़े बड़े मंचों में कहते फिरते हैं कि भाई महिलाओं के लिए, महिलाओं को ही क्रांति करनी होगी, महिलाओं को ही संघर्ष करना होगा। आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर की महिलाओं से क्या करवा रहे हो? उनको जब किचन से फ्री करोगे, उन्हें खाना बनाने से आज़ादी दोगे, उन्हें बच्चे संभालने से आज़ादी दोगे, तभी तो वो क्रांति और संघर्ष करेंगी। और आप सिर्फ माइक में चिल्ला सकते हो, आप बोल सकते हो, आप क्यों नहीं क्रांति और संघर्ष कर सकते कि हाँ महिलाएं बराबर पे आ जाएं? क्रांति संघर्ष वो उस किचन में जाके कर लीजिए, महिलाएं ऑटोमेटिक समानता पर आ जाएंगी। फिर मैंने लिखा है बाप जैसा कोई नहीं। ये कविता एक व्यंग्यात्मक रूप में लिखी गई है। व्यंग्यात्मक आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो खैर ये व्यंग्यात्मक भी नहीं है, ये पूरी एक सच्चाई है। जो इसके लास्ट में मैंने ये इसका सारांश भी लिख दिया है कि यह रचना पितृसत्ता पर करारा व्यंग करती है और पुरुषों द्वारा महिलाओं को त्याग, सेवा और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने की प्रवृत्ति को पलट कर प्रस्तुत करती है। लेखिका एक काल्पनिक आदर्श बाप का चित्रण करती है, यानी मैं, जो अपनी पत्नी और बेटी की हर सेवा करता है, खाना बनाता है, कपड़े धोता है, गालियां सहता है, पिटता है, लेकिन फिर भी बिना शिकायत किए सेवा करता है। यह विडंबनात्मक शैली में लिखा गया एक तीखा कटाक्ष है, जो बताता है कि जब ऐसी सेवा और त्याग की अपेक्षा किसी पुरुष से की जाती है तो वह कितना असंभव और अस्वाभाविक लगता है। इस तरह यह रचना असल में यह उजागर करती है
कि महिलाएं वर्षों से जिस त्याग, श्रम और शोषण का शिकार रही हैं, उसे समाज ने संस्कार और कर्तव्य का नाम दे दिया। यह रचना पाठक को मजबूर करती है कि पितृसत्ता की उस झूठी नैतिकता को अनलर्न करें जो महिलाओं के शोषण को संस्कार का नाम देती है। और इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, अगर बाप ऐसा आदर्श लग रहा है तो सोचिए, एक माँ से हम सदियों से क्या क्या उम्मीद करते आए हैं। अब समय है पितृसत्ता को उल्टा देखने का, तभी आप पितृसत्ता को सही से समझ पाएंगे। जब तक हम पितृसत्ता को उल्टा करके नहीं देखेंगे, तब तक मुझे चीज़ें नॉर्मल लगती रहेंगी और इसमें मुझे कोई कमी नहीं नज़र आएगी हमारे समाज, हमारे सामाजिक नियमों में। फिर मेरी अगली कविता है, हम फेमिनिस्ट बस इतनी सी क्रांति चाहते हैं। ज़्यादा क्रांति नहीं चाहते हैं। फेमिनिस्टों को बहुत सारी गालियाँ भी मिलती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, जबकि फेमिनिस्ट ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं जो कि आपके लिए कुछ नुकसानदेह हो या जिससे आपका कोई नुकसान हो। बस हम यही चाहते हैं कि पुरुष अपने बच्चों को लैंगिक समानता का पाठ पढ़ाएं, कि बेटियों को सिर्फ पराया धन न समझें बल्कि उनके सपनों और फैसलों को सम्मान दें। हम यही चाहते हैं कि शादी बेटी का निर्णय हो, उसकी विदाई कोई सामाजिक मजबूरी नहीं। क्या हम कुछ गलत मांग रहे हैं? क्या हम कुछ बुरा चाह रहे हैं? हम तो केवल आपकी ही बेटियों के लिए एक शोषण मुक्त जीवन की कामना कर रही हैं। तो फिर सवाल आपसे है, आप पुरुष क्यों नहीं चाहते कि आपकी बेटियां भी बिना भय, बिना बंदिश एक स्वतंत्रता जीवन जी सके? इसके बाद ये मेरी अगली कविता है, हैप्पी फादर्स डे। इसको मैं पढ़ना नहीं चाहूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा और समझ जाइएगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। हैप्पी फादर्स डे हम लोग मनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि वो फादर्स सुधार करें, सिवाय इसके कि इस बुक को, इस कविता को पढ़ के ये उन्हें चुभे और मुझे पुरुष विरोधी समझें। इस सिवाय इसके हम चाहेंगे ये कविता आप इस लहजे से ना पढ़ें कि हाँ ये कोई एक स्त्री लिख रही है। आप यह सोचकर पढ़ें या कल्पना करके पढ़ें कि जिस बच्ची को अभी आपने पैदा किया है या जो बच्ची नन्ही सी आपके आंगन में, आपकी गोद में खेल रही है, वह बच्ची आपसे यह बोल रही है। उस बच्ची से आप क्या करवाना चाहते हैं या आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। हमारी यह कविता संस्कारी महिला बेहद सशक्त, तीखी और ज़रूरी सवाल उठाने वाली रचना है। यह फादर्स डे जैसे सामाजिक तौर पर मनाए जाने वाले उत्सव की आड़ में छिपे पितृसत्तात्मक पाखंड को बेनकाब करती है। अगली कविता, सवालों के कटघरे में पितृसत्ता। इसमें कुछ सवाल हैं जिसमें कि पितृसत्ता ने महिलाओं को तो नाम दे रखा है, लेकिन उसी का पुल्लिंग रूप यानी पुरुषों का नाम नहीं दे रखा। जैसे रखेल तो नाम दे रखा है,